29 जुलाई 2019 को पूजा सिंह डे नाम की 32 साल की एक महिला कोलकाता से बेंगलोर के लिए फ्लाइट पकड़ती है और बेंगलोर पहुंचने के बाद उसे एयरपोर्ट के बाहर टैक्सी भी मिल जाती है जो उसने ऑनलाइन बुक की थी और वो टैक्सी उसे होटल तक छोड़ देती है। दरअसल ये जो पूजा सिंह डे नाम की महिला थी, ये पहले मॉडलिंग किया करती थी, लेकिन शादी के बाद वो कोलकाता में अपने पति के साथ रहने लगी और इवेंट मैनेजमेंट का काम करने लगी थी और उसी काम के सिलसिले में वो 29 जुलाई 2019 को कोलकाता से बेंगलोर आई थी। अब जब पूजा एयरपोर्ट से होटल की तरफ टैक्सी में जा रही थी तो उसकी टैक्सी ड्राइवर से बातचीत होती है और उसे ड्राइवर का नेचर अच्छा लगता है, जिसके बाद वो उससे कहती है कि 31 तारीख को यानी 2 दिन बाद उसे वापस होटल से एयरपोर्ट जाना है क्योंकि उसकी कोलकाता के लिए वापसी की फ़्लाइट है, तो वो उसे छोड़ दे। अक्सर देखा गया है कि कोई ड्राइवर अगर ऑनलाइन बुकिंग की जगह ऑफलाइन ही किसी कस्टमर से डील कर ले तो उसे ज़्यादा फायदा होता है और पूजा ने भी उस टैक्सी ड्राइवर से 1200 रुपए में ऑफलाइन डील कर ली थी। अब दिन आता है 31 जुलाई 2019 का। होटल से निकलने से पहले पूजा अपने पति को कॉल करती है और कहती है कि वो होटल से निकल रही है और दोपहर तक कोलकाता पहुंच जाएगी, जिसके बाद टैक्सी आती है और वो उसमें बैठकर निकल जाती है। लेकिन जिस दोपहर तक उसे कोलकाता पहुंच जाना चाहिए था उस वक्त वो नहीं पहुंचती और शाम होते होते जब कोई खबर नहीं आती तो उसका पति उसे बार बार कॉल करता है, लेकिन दोनों मोबाइल बंद बता रहे होते हैं, जिससे उसके मन में अनहोनी की आशंका पैदा होने लगती है। अब पूजा का पति उसके जितने भी दोस्त और काम के लोग होते हैं सभी से संपर्क करता है और पूछता है कि क्या किसी को पूजा के बारे में कोई जानकारी है, लेकिन कोई कुछ नहीं जानता, जिसके बाद उसका पति तय करता है कि वो उसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल करेगा। और जैसे ही वो पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकलता है तभी उसके मोबाइल पर पूजा सिंह के नंबर से एक टेक्स्ट आता है जिसमें लिखा होता है आई एम इन हैदराबाद, सम इमरजेंसी, नीड कैश। यानी पूजा बता रही होती है कि वो हैदराबाद में है और उसे पैसों की ज़रूरत है। इसके थोड़ी देर बाद दूसरा मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है आई नीड 5 लाख रुपीज़ राइट नाउ, यानी कि मुझे अभी 5 लाख रुपए की आवश्यकता है। अब यहाँ तक तो सब एक नॉर्मल सी बात लगती है कि शायद पूजा किसी काम से हैदराबाद गई हो और उसे पैसों की ज़रूरत पड़ी हो, लेकिन यहाँ उसके पति को शक हो जाता है क्योंकि पूजा की इंग्लिश काफ़ी अच्छी थी, जबकि ये जो मैसेज आए थे उनमें कई स्पेलिंग मिस्टेक्स थीं और भाषा भी टूटी फूटी इंग्लिश में थी, जिससे वो तुरंत समझ जाता है कि ये मैसेज पूजा नहीं बल्कि कोई और कर रहा है और अब उसके मोबाइल पर कोई और है। ये बात समझते ही वो तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाता है और कोलकाता पुलिस को पूरे मामले की जानकारी देता है। अब जहां एक और पुलिस को तुरंत इस पर एक्शन लेकर बेंगलोर पुलिस से संपर्क करना चाहिए था, पूजा की डिटेल्स शेयर करनी चाहिए थी और छानबीन शुरू करनी चाहिए थी, वहीं दूसरी ओर कोलकाता पुलिस बस रिपोर्ट फाइल करके उसे कह देती है कि आप घर जाइए, आपकी बीवी जल्द ही लौट आएगी। पुलिस का मानना था कि पूजा पढ़ी लिखी समझदार महिला है, कहीं गई होगी और काम खत्म होने के बाद अपने आप लौट आएगी, लेकिन इस बीच इधर कोलकाता पुलिस इस केस को लेकर कोई एक्शन नहीं ले रही थी। लेकिन फिर अगली सुबह यानी 1 अगस्त 2019 को बेंगलोर एयरपोर्ट के पास एक व्यक्ति देखता है कि एक महिला औंधे मुंह बेसुध हालत में पड़ी हुई है और जब लोग पास जाकर उसे चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि महिला की मौत हो चुकी है। उसका चेहरा इतनी बुरी तरह कुचला हुआ था कि वो पहचान में भी नहीं आ रहा था, जिससे साफ समझ आ रहा था कि किसी भारी चीज से उस पर वार किया गया है। ये डेड बॉडी बेंगलोर एयरपोर्ट से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मिली थी और जैसे ही लोगों को शक होता है वो तुरंत पुलिस को बुला लेते हैं, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस जब उसकी तलाशी लेती है तो ना तो कोई आईडी मिलती है, ना ही कोई मोबाइल फ़ोन, और ऊपर से उसका चेहरा इस कदर कुचला हुआ होता है कि उसकी पहचान करना लगभग नामुमकिन लग रहा होता है। इसके बाद पुलिस इस महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और आसपास के सभी थानों में पिछले 24 से 48 घंटे के भीतर दर्ज की गई मिसिंग रिपोर्ट को खंगालना शुरू कर देती है, इस उम्मीद में कि किसी की बेटी, बहन या पत्नी के लापता होने की शिकायत जरूर दर्ज कराई गई होगी। लेकिन पुलिस को ऐसी कोई भी मिसिंग रिपोर्ट नहीं मिलती, जिससे मामले की गुत्थी और उलझ जाती है। पोस्टमार्टम में ये बात सामने आती है कि महिला की मौत पिछले 24 से 48 घंटे के बीत हुई है और उसके शरीर पर कुल 22 बार चाकू से हमला किया गया था,
वहीं चेहरे को भारी पत्थर से बुरी तरह कुचला गया था ताकि उसकी पहचान ना हो सके। पुलिस इंतजार करती है कि कोई तो इस शव को पहचान कर क्लेम करेगा, लेकिन जब लंबे इंतजार के बाद भी कोई सामने नहीं आता तो पुलिस कानूनी प्रक्रिया पूरी करके उसके कपड़े, फोटोग्राफ और डीएनए सैंपल को प्रिजर्व करके शव का अंतिम संस्कार कर देती है। हालांकि अंतिम संस्कार हो चुका था, लेकिन पुलिस की टीम अब भी ये जानने की कोशिश में लगी हुई थी कि आखिर ये महिला थी कौन और इसकी हत्या किसने की। इसी कड़ी में पुलिस ध्यान देती है कि इस महिला ने जो कपड़े पहने थे वो ब्रांडेड थे, यानी किसी बड़े शोरूम से खरीदे गए थे। और जब उन कपड़ों के टैग और सीरियल नंबर की जांच की जाती है तो पुलिस सीधे बैंगलोर के उस शोरूम में पहुंचती है, जहां पर उस सीरियल नंबर के आधार पर यह पता चलता है कि ये ड्रेस बैंगलोर में नहीं बल्कि कोलकाता के एक शोरूम से खरीदी गई थी। पुलिस उस शोरूम का पता निकालकर कोलकाता पहुंचती है और वहां जाकर जब ड्रेस का सीरियल नंबर फीड करके जानकारी मांगी जाती है तो स्टोर के रिकॉर्ड में ये मिल जाता है कि वो ड्रेस एक महिला ने खरीदी थी, जिसकी डिटेल पुलिस ले लेती है। इसके बाद बैंगलोर से पहुंची पुलिस कोलकाता के उस शोरूम के आसपास के थानों में जाकर मिसिंग रिपोर्ट्स की जांच करती है और पता चलता है कि कुछ ही दिन पहले एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी जो पूजा सिंह डे के पति ने कराई थी। अब शोरूम की बिक्री डिटेल्स और मिसिंग रिपोर्ट के मेल खाने पर पुलिस सीधे पूजा सिंह डे के घर पहुंचती है और जब उसके पति और परिवार को उस महिला के फोटोग्राफ्स और कपड़ों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं तो वो लोग शव की पहचान कर लेते हैं और बताते हैं कि यही पूजा सिंह डे है। यानी साफ है कि अगर कोलकाता पुलिस ने वक्त रहते एक्शन लिया होता और बैंगलोर पुलिस से संपर्क किया होता तो शायद इस मामले की तह तक पहले ही पहुंचा जा सकता था। लेकिन फिर भी बैंगलोर पुलिस की सतर्कता से यह मर्डर केस आगे बढ़ पाता है। अब पूजा सिंह का पति पुलिस को विस्तार से बताता है कि पूजा 29 जुलाई 2019 को कोलकाता से बैंगलोर गई थी और 31 तारीख को उसे वापसी करनी थी, लेकिन वो घर नहीं लौटी। इसके आधार पर जब पुलिस वापस बैंगलोर आती है तो सबसे पहले एयरपोर्ट के सीसीटीवी कैमरों की जांच की जाती है, जहां उन्हें 29 तारीख को पूजा सिंह डे एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए एक टैक्सी में बैठते हुए दिखाई देती हैं, जो कि उसने ऑनलाइन बुक की थी। सीसीटीवी में उस टैक्सी का नंबर साफ दिखाई देता है, जिसके बाद पुलिस उस नंबर के आधार पर और पूजा के मोबाइल डेटा से ये पता लगाती है कि उसने ओला टैक्सी बुक की थी। अब जब पुलिस उस टैक्सी ड्राइवर की डिटेल्स निकालती है तो एक चौंकाने वाली बात सामने आती है कि वो ड्राइवर पूजा की बुकिंग के बाद से अब तक एक भी राइड नहीं ली थी उसने, यानी उसने फिर कभी गाड़ी बुकिंग पर चलाई ही नहीं थी। इससे पुलिस को शक होता है कि कहीं पूजा की हत्या के पीछे उसी टैक्सी ड्राइवर का हाथ तो नहीं है। पुलिस उसका मोबाइल नंबर ट्रैक करती है और जल्दी उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। उस ड्राइवर का नाम एचएम नागेश था और उसकी उम्र तकरीबन 25 से 26 साल के बीच थी। पुलिस जब एचएम नागेश को अरेस्ट करती है और उससे पूजा सिंह डे के बारे में पूछताछ करती है तो वो यही कहता है कि 29 तारीख को उसने पूजा को एयरपोर्ट से पिक किया था और होटल में छोड़ दिया था, लेकिन इसके बाद उसे नहीं पता कि पूजा कहाँ गई थी। अब यहाँ तक तो उसकी बातों में कोई गड़बड़ी नहीं लग रही थी और चीज़ें वेरीफाई हो रही थी, लेकिन जब पुलिस उस होटल में पहुंचती है जहां पूजा रुकी हुई थी और वहां के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक करती हैं तो उन्हें पता चलता है कि 31 जुलाई की सुबह पूजा होटल से बाहर निकली थी और फिर से उसी टैक्सी में बैठकर कहीं गई थी, जबकि इस बात को टैक्सी ड्राइवर यानी एचएम नागेश साफ तौर पर मना कर रहा था कि उसने 31 तारीख को पूजा को पिक किया था। यहीं से पुलिस को उस पर शक होना शुरू हो जाता है और जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो धीरे धीरे पूरा मामला खुलकर सामने आने लगता है। एचएम नागेश पुलिस को बताता है कि 29 जुलाई को उसे पूजा सिंह डे की एक ऑनलाइन बुकिंग मिली थी, जिसमें उसने उसे एयरपोर्ट से होटल तक छोड़ा था और उसी दौरान उसने नोटिस किया था कि पूजा के पास 2 मोबाइल फोन थे, एक एप्पल का और दूसरा सैमसंग का। साथ ही वो महंगे कपड़े पहने हुई थी और लगातार फोन पर किसी से बात कर रही थी। तो इन सारी बातों को देखकर नागेश को ये लगा कि ये महिला काफ़ी अमीर है, जिसके पास पर्स में अच्छा खासा कैश हो सकता है, 2 मोबाइल फ़ोन है तो एटीएम और क्रेडिट कार्ड भी ज़रूर होंगे। और इसी लालच में उसके मन में एक प्लान बनना शुरू हो गया। उसी दौरान पूजा नागेश से कहती है कि 31 तारीख को उसे फिर से एयरपोर्ट जाना है और उसके लिए वो ऑनलाइन बुकिंग से नहीं बुलाएगी बल्कि ऑफलाइन पेमेंट दे देगी।
यही नागेश के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि वापसी की कोई ऑनलाइन बुकिंग नहीं होगी तो इसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं होगा और वो यहीं से लूट की योजना बना लेता है। फिर 31 जुलाई 2019 को नागेश पूजा को अपनी टैक्सी में बैठा लेता है, लेकिन इस बार वो पहले से ही अपनी गाड़ी में एक चाकू लेकर निकलता है। थोड़ी दूरी तय करने के बाद वो पूजा को एक सुनसान इलाके में ले जाता है और वहां चाकू की नोक पर उससे लूटपाट करने की कोशिश करता है। वो उसके दोनों मोबाइल छीन लेता है, उसका पर्स और क्रेडिट कार्ड भी ले लेता है, लेकिन जब उसे पर्स में सिर्फ 500 रुपए मिलते हैं तो वो बुरी तरह भड़क उठता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि उसे लाखों रुपए मिलेंगे। लूट में असफल होने के बाद नागेश पूजा से मारपीट शुरू कर देता है और जब पूजा बार बार ये कहने लगती है कि वो उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत करेगी और उसे जेल हो जाएगी, तब डर के मारे नागेश हत्या की ओर बढ़ जाता है। वो पूजा पर करीब 22 बार चाकू से हमला करता है और फिर उसे गाड़ी में डालकर एयरपोर्ट से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में ले जाकर वहां उसके चेहरे पर बड़े बड़े पत्थरों से वार करता है ताकि उसकी पहचान कोई न कर सके। इसके बाद नागेश उसके दोनों मोबाइल, एटीएम और क्रेडिट कार्ड लेकर फरार हो जाता है। फिर उसी फोन से वो पूजा के पति को मैसेज करता है जिसमें लिखा होता है कि मैं हैदराबाद में हूं और मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है, ताकि अगर पति पैसा अकाउंट में डाले तो वो एटीएम से निकाल सके, क्योंकि उसे पूजा के खाते में बहुत पैसे होने की उम्मीद थी। लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाया तो पूरी लूट की योजना नाकाम हो गई और लालच में आकर एचएम नागेश ने एक महिला की नृशंस हत्या कर दी और उसकी बॉडी को एयरपोर्ट से थोड़ी दूर फेंककर फरार हो गया। उसके बाद उसने कोई भी टैक्सी बुकिंग नहीं ली, जिससे पुलिस का शक और भी गहराता गया। इस पूरे केस में बेंगलुरु पुलिस की तारीफ की जानी चाहिए, क्योंकि उन्हें एक लावारिस डेड बॉडी मिली थी जिसकी शिनाख्त तक नहीं हो पाई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इस केस की छानबीन पूरी गंभीरता से की। ड्रेस के टैग से बॉडी की पहचान की गई और फिर आखिरकार अपराधी तक पहुंचा गया। अगर हर पुलिस अधिकारी इसी शिद्दत से काम करे तो क्राइम रेट काफी हद तक कम हो सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि अक्सर पुलिस तब तक इंतजार करती है जब तक कोई वारदात हो नहीं जाती और उसके बाद ही वो हरकत में आती है। फिलहाल आज का केस यहीं समाप्त होता है। इस केस को लेकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्राइम केसेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और ध्यान रखिए।